हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जांगेड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो सारे वीडियोस कक्षा 12th के थे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया वीडियो और हम एक अलग क्लास लेके आए। आज क्लास हम 11th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आज एक वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो कक्षा 11th के लिए है, ठीक है। उसके बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि 10वीं क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ा है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ा है, वो उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसकी वैज्ञानिक मेथड क्या है, वैज्ञानिक सोच क्या रही है, तो इसके बारे में मैं आज आपको इस पे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास की जो गणित थी उसका नाम है कंपल्सरी मैथमेटिक्स, कि वो आपको जरूरी था और उसमें इतना डीप नॉलेज नहीं दिया जाता है और ये मेरे हिसाब से सही भी नहीं है इतना, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो इतना डेवलप भी नहीं होता है। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स में आ चुके हैं। ऐच्छिक विषय जो है आपने लिए हैं, अपनी इच्छा से जो लिए जाते हैं वो ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को बड़े गहन तरीके से, बड़ी गहराई से, डीपली हम उसका नॉलेज लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति का परिचय हम शुरू करते हैं कि हमने त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में पढ़ी थी, उसी को हम दोबारा ले रहे हैं कि हमने इतना डीप नहीं पढ़ा था कि कहाँ से इसका जन्म हुआ है, क्योंकि हर एक टॉपिक का अपने आप में आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पूरे नंबरों के हकदार बन पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है और आपको बिल्कुल नया लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ये 10वीं क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा है क्या। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ और अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लो और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो और बहुत कुछ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, लास्ट तक आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी, ठीक है, नई लगेंगी। शायद मुझे लगता है आपको सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बने रहिएगा मेरे साथ। तो लेते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आ जाइए आप। ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ये, और इसमें हम जानते हैं कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, समकोण है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की भुजा है, उसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। और डियर स्टूडेंट्स, यही भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, कर्ण। बाकी ये दोनों भुजाएं कर्ण से छोटी होती हैं। हाँ, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी बड़ी, कोई सी भी छोटी होती है, लेकिन कर्ण से दोनों हमेशा छोटी रहेंगी। तो अब इन दोनों भुजाओं में, जो कि परपेंडिकुलर भुजाएं हैं, लंबवत भुजाएं हैं, तो इन दोनों भुजाओं में एक का नाम आधार है, एक का नाम लंब है। अब किसका आधार किसका लंब है? यदि मैं इन दो न्यून कोणों में से इस न्यून कोण को ले लेता हूं, ठीक है, ये न्यून कोण है और इसके सामने की जो भुजा है उसका नाम लंब होता है। तो ये आप पहले से जानते हैं। तो ये भुजा आधार बच गई, इसका नाम आधार हो गया। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यदि ये कोण हो, मान लेते हैं ये एंगल जो है वो फाई है, फाई एंगल है, तो इस एंगल के सामने की जो भुजा है उसका नाम लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों में से कोई सी भुजा हो सकती है। ये हमें कब फिक्स होगा? जब हम इसका न्यून कोण फिक्स करेंगे कि इस न्यून कोण के लिए कौन सा है और इस न्यून कोण के लिए आधार लंब कौन सा है। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छा मैं कुछ ये बता देता हूँ
कि कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, क्योंकि ये जरूरी है। हाइपोटेनस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम याद करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की यदि कोई दो भुजाएं दी हुई है तो इस थ्योरम से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और इस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? इस डेफिनेशन है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखें। यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी हुई है, जैसे मान लो बेस 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर है, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 आ गया। कर्ण स्क्वायर 25 आ गया, तो कर्ण इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। ये तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिएगा। तो ये तो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? ये भुजाओं में एक सूत्र होता है। समकोण त्रिभुज की केवल भुजाओं में एक सूत्र होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसा सूत्र बता सकते हो जो भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच बनता हो? तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि ये तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? केवल भुजाओं के बीच संबंध है। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच सूत्र होता है, अर्थात उससे यदि कोई दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा हम फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है पाइथागोरस थ्योरम, वो सूत्र है भुजाओं के बीच। अब हम क्या भुजाओं और समकोण त्रिभुज का कोई एक न्यून कोण के बीच संबंध बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं? बिल्कुल बना लिया गया है। और उसी सूत्र को, उसी संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल नई बात, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं। बस हमें यही समझना आज। तो यही हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब देखिए कैसे बनेगा, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि ये तो है भुजाओं के बीच संबंध। अब भुजाओं और कोणों के बीच संबंध कोई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाया वैज्ञानिकों ने? ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं कि दो भुजाएं, कोई भी 3 भुजाओं में समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं लेंगे और एक न्यून कोण लेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया है, देखिए। उन्होंने दो भुजाएं ले ली, जैसे लंब ले लिया, कर्ण ले लिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लंब और कर्ण। लंब ले लिया और कर्ण ले लिया और इसका अनुपात लिख दिया। लंब और कर्ण का अनुपात, मतलब लंब का मतलब है भुजा की लंबाई, लंब भुजा की लंबाई। कर्ण का मतलब उस कर्ण की लंबाई कितनी है वो ले लेते हैं, उनका अनुपात। एक संख्या आएगी, जैसे मान लो ये लंब हमने अभी 3 सेंटीमीटर लिया था और ये 5 आया था, तो 3/5 एक संख्या जो कि 1 से छोटी है, तो 3/5 दो भुजाओं का अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन ने क्या नाम दिया? नाम दे दिया उसका साइन, SINE। उसका नाम दे दिया डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, साइन, SINE। कि लंब और कर्ण का नाम क्या दें? साइन दे दिया। ये फिक्स है। अब इसमें कोई वो नहीं है कि इसका साइन ही नाम क्यों दिया। हो सकता है उस टाइम वैज्ञानिकों के माइंड में यही आया होगा, या कोई भी रीजन रहा है। इसकी स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता, पर जो भी है, लंब और कर्ण का नाम पहले से फिक्स है साइन। और बाद में इसका नाम शॉर्ट नाम दिया गया। लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, तो वो प्रोफेसर, उसने इसका शॉर्ट नाम SIN, ई हटा दिया, शॉर्ट नाम दे दिया।
फिर उसके बाद सभी के शॉर्ट नाम पड़ गए। तो ये साइन, इसीलिए इसको साइन बोलते हैं क्योंकि ऐसा ही एनी का शॉर्ट नाम है, शॉर्ट नेम है। सिन, सिन नहीं बोलेंगे, इसे साइन बोलते हैं। ठीक है, तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन वैज्ञानिकों ने नाम दिया साइन, और शॉर्ट नाम हो गया ई हटा के। वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। और ज्या का वैसे शाब्दिक अर्थ नॉर्मली हम माने तो एक रेखा, ज्या का मतलब रेखा। ठीक है तो ये हो गया साइन। लंब और कर्ण को क्या कहा गया? साइन। अब प्यारे विद्यार्थियों, लंब ये भुजा भी हो सकती है और लंब ये भुजा भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस भुजा को लंब लें या इसको नाम दे देता हूं मैं इसका ए बी सी। लंब भुजा ए बी भी हो सकती है और बी सी भी हो सकती है, लेकिन यदि हम एंगल थीटा ले रहे हैं तो यहां हमें थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक थीटा यानी एंगल आप कोण नहीं लगाएंगे साइन के, तब तक हमें लंब का पता नहीं लगेगा। क्योंकि कर्ण तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्ण तो कर्ण ही होता है, चाहे कोई सा भी कोण हो, लेकिन हमें लंब का पता नहीं लगेगा। क्लियर? लंब का पता तभी लगेगा जब इन दोनों में से कोई कोण हम यहां लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ध्यान रखना, साइन और थीटा दो अलग अलग संख्याएं नहीं है। साइन तो एक संकेत मात्र है और थीटा इसका एक न्यून कोण है। तो यहां देखिए दो भुजाओं का अनुपात है और एक न्यून कोण है। तो भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध बनता है, जो सूत्र बनता है, उसी का नाम त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात हो गया और त्रिकोण यानी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और उसमें एक कोण से संबंधित सूत्र है ये, तो इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात 10वीं क्लास में। क्लियर? इसी प्रकार अब सारे के सारे बना लिए गए, क्योंकि इन दो भुजाओं का अनुपात लिया, फिर इन दो भुजाओं का अनुपात लिया, फिर इन दो भुजाओं का अनुपात लिया। अच्छा, अनुपात लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं, वो अलग संख्या आएगी। तो ये सारे अनुपात मतलब 3 में से दो दो भुजाओं का अनुपात लें तो वो 3 प्रकार से बनेगा, उल्टा कर दें तो फिर 3 प्रकार से बनेगा, ऐसे 6 प्रकार से बनता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसमें लंब बटे कर्ण, लंब को वैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, शॉर्ट में P बटे H से लिखते हैं। ठीक है, इसका उल्टा कर दें तो उल्टे का नाम दिया गया, चलो बाद में बताते हो। तो अब इसके बाद हम लेते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहा गया? आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात को डियर स्टूडेंट्स कहा गया कोसाइन। क्या कहा गया? कोसाइन। अब कोसाइन का फिर उसके बाद शॉर्ट नाम क्या आया? साइन का तो एस ले लिया, ठीक है, और को लगा दिया पीछे, तो कोस हो गया। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा आधार होगा? ये भी ए बी भी आधार हो सकता है, बी सी भी आधार हो सकता है। ये कैसे पता लगेगा? जब तक हम न्यून कोण नहीं लगाएंगे। ये आधार ये लें या ये लें, यदि ये लेते हैं तो कोण थीटा लगेगा, तो यहाँ थीटा लग गया। वही बात आ गई, कोस और थीटा दो अलग अलग संख्याएं नहीं है। ये भी हम कह सकते हैं साइन थीटा, साइन गुणा थीटा नहीं है, दो अलग अलग संख्या नहीं है। बिना थीटा के साइन का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक राशि है, अर्थहीन राशि है, इसलिए ये एक ही संख्या है। तो अब आप देखिए आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का आ गया आधार बटे कर्ण। आधार को हम बोलते हैं बेस, कर्ण को वही एच, ये बन गया। फिर इसके बाद लंब और आधार को क्या कहा गया? मैं लिख देता हूं यहाँ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को कहा गया डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट। टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको स्पर्शज्या बोलते हैं, ठीक है, और इसको कोज्या बोलते हैं, कोज्या हिंदी में बोलते हैं कोज्या, और इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। शॉर्ट नाम इसका पड़ा GENT, हटा दिया गया GENT हटा दिया गया। अब लंब और आधार किस कोण के लिए? यदि थीटा के लिए तो थीटा लगाएंगे, तो थीटा के लिए लंब तो आ जाएगा BC और आधार आ जाएगा AB। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, P बटे B।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इनका उल्टा करते हैं, क्योंकि अनुपात हम कर्ण बटे लंब भी ले सकते हैं, कर्ण बटे आधार भी ले सकते हैं, आधार बटे लंब भी ले सकते हैं। इनका उल्टा करेंगे तो फिर उनके अलग अलग नाम दिए गए थे, वो नाम क्या होंगे देखिए। इसके साथ मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि H बटे P कर्ण बटे लंब, H बटे P का नाम दिया गया कोसिकेंट डियर स्टूडेंट्स, कोसिकेंट। और शॉर्ट में इसका नाम पड़ा ANT हटा दिया गया कोसेक। और ये जो लंब है किस कोण के लिए थी, थीटा के लिए है, तो हम थीटा लगा लेंगे यहाँ। ठीक है, फाई के लिए हो तो फाई लगा लेंगे, फाई के लिए फिर BC लंब हो जाएगा। ये इसका उल्टा हो गया, क्योंकि इसका उल्टा हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ऐसे आपने याद किया था 10वीं क्लास में। अब हम आगे लेते हैं कर्ण बटे आधार, इसका नाम दिया गया सीकेंट, सेकेंट या सीकेंट एक ही बात है ये। और इसका शॉर्ट नाम हो गया ANT, इसके भी हटा दिया गया, सेक बन गया। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है H बटे B। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट इसका जो विलोम है, इसका जो व्युत्क्रम है उल्टा है, वो हो गया B बटे P आधार बटे लंब। और इसका नाम दिया गया कोटेंजेंट। और फिर इसका शॉर्ट नाम पड़ा टेंजेंट का, तो केवल T लिया गया और पीछे को लगा दिया गया, तो कोट हो गया, इसका नाम कोट। और लंब या आधार किसके लिए है, थीटा के लिए, तो थीटा लगा देंगे इसके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन गए। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और न्यून कोण के बीच बने सूत्र को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, इनको एक बार में ही याद करना है। शॉर्ट तरीका बनाया गया है, बाद में जैसे जैसे टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को एक इंटरेस्टिंग भी लगे, एक बार में याद हो जाए, जीवन भर भूले नहीं, तो उसके लिए इसका शॉर्ट तरीका बना दिया गया है। ऐसे तो याद करना कठिन होगा, जल्दी से याद भी नहीं होगा। तो इन सबका एक शॉर्ट नाम है, देखो साइन का तो क्या है P बटे H, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और कोस का क्या है B बटे H अर्थात आधार बटे कर्ण हो गया, बेस बटे हाइपोटेनस हो गया। और tan का क्या है P बटे B परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, ये सूत्र है साइन का, ये सूत्र है कोस का, ये सूत्र है tan का। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखें और एक बार में, जीवन भर नहीं भूलेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। P बटे H, B बटे H, P बटे B, S C T, यानी इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है कोस और इसका मतलब tan। क्या हुआ, कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो याद हो जाएगा आपके। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद बटे में क्या है हरी हरी बोल। और पंडित है तो भाई हरी हरी ज्यादा बोलेगा वो, क्यों, पंडित है तो उसकी आदत है हरी हरी तो बोलेगा। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। समझ गए होंगे एक बार में कि P बटे H साइन का सूत्र, B बटे H कोस का सूत्र, P बटे B tan का सूत्र है। और इनका उल्टा कर दें, हरी हरी बोल बटे पंडित बद्री प्रसाद, तो वो हो जाएंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है। इस प्रकार ये सारे सूत्र आप एक बार में याद कर सकते हैं कि साइन को क्या कहते हैं P बटे H, कोस को क्या कहते हैं B बटे H, tan को क्या कहते हैं P बटे B। तो ये ऐसे आपने शायद 10वीं क्लास में ऐसे पढ़ा है, लाल बटे कक्का, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी याद होना चाहिए, कैसे भी कर लो। लाल, एल को कहा गया लंब, वो सीधा फिर अपनी देसी भाषा में आ गया कि लंब, ए का मतलब आधार, फिर के का मतलब कर्ण, KARN कर्ण। ठीक है, ये है ऐसे, पर अंग्रेजी जो नाम है वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है, ये आपको सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये बन गया त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 होते हैं, 3 और 3 उसके विलोम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे
कि हमने त्रिकोणमिति का परिचय हमने सीखा है, उसका साइंटिफिक रीजन हमने देखा है कि किस प्रकार ये कहाँ से बने, कैसे बने। तो ये हमने एक स्टोरी के रूप में लिया है, इनकी कहानी है ये सारी। तो उम्मीद करता हूँ आज समझ में आया होगा। कल अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं 10वीं क्लास की भी जो आपने, ठीक है, पढ़ी है, रटी है, जैसा भी है, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जो बताएंगे आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। हर चीज, हर टॉपिक बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।